नमस्कार, मेरा नाम ज्ञानेश्वर है और आप देख रहे हैं खबरों के पीछे। रोज रात 9 बजे एक नई कहानी लेकर हम आपके सामने हाजिर होते हैं। अपराध की दुनिया की कई कही अनकही कहानियों में से एक कहानी हम आपके साथ साझा करते हैं। साथ में जो देश के बहादुर पुलिस पदाधिकारी हैं उनकी कहानियां भी सुनाते हैं। तो देखिए, खबरों के पीछे में अभी श्रृंखला चल रही है देश के सुपर कॉप केपीएस गिल की, जिन्होंने पंजाब में आतंकवाद का नाश किया। और आज केपीएस गिल श्रृंखला की स्टोरी नंबर 34 है। खबरों के पीछे का एपिसोड नंबर 393 है और खबरों के पीछे में केपीएस गिल श्रृंखला की शुरुआत इस तरीके से एपिसोड नंबर 360 से हुई थी। तो देखिए, केपीएस गिल श्रृंखला में आज हम बात करेंगे, किसी फ्लैशबैक में नहीं जाएंगे, प्रधानमंत्री चंद्रशेखर जिन्होंने केपीएस गिल को पंजाब के डीजीपी पद से हटा दिया था, फिर बुलाते हैं। पंजाब के हालात बहुत बिगड़ गए हैं। केपीएस गिल को हटाकर पंजाब में जिन्हें डीजीपी बनाया चंद्रशेखर ने, उन्हें आतंकियों ने बॉम्ब ब्लास्ट में घायल कर दिया। वे बेड रिडन हैं, बिस्तर से उठ नहीं सकते हैं। इतना ही नहीं, आतंकियों ने नए डीजीपी डीएस मंगत के डॉक्टर बेटे को भी गोली मार दी। समझ सकते हैं पंजाब की स्थिति किस कदर खराब हो चुकी है। लेकिन केपीएस गिल दिल्ली में है, वे डीजी सीआरपीएफ है। प्रधानमंत्री चंद्रशेखर ने तलब किया है, बातचीत की है। चंद्रशेखर चाहते हैं जो गलती हो गई वो हो गई, पंजाब को हमें ठीक करना है फिर से। केपीएस गिल कहते हैं, देखिए इस बात को समझिए, आप जिस रास्ते चल रहे थे या चलना चाहते हैं उस रास्ते पंजाब में शांति नहीं हो सकती है। आपने आतंकियों के कहने पर मुझे हटाया, आतंकियों ने जीत हासिल की और उन्होंने फिर से पंजाब में बंदूक लहरा दिया है। अब पंजाब में आतंकियों का शासन चल रहा है। पंजाब पुलिस जो है वह लकवाग्रस्त हो गई है, मोराल बचा ही नहीं है। तो केपीएस गिल कहते हैं, देखिए मैं पंजाब की सेवा करना चाहता हूं, मैं तैयार हूं। लेकिन चंद्रशेखर इस बात के लिए सहमत नहीं है कि उन्हें डीजीपी बना दिया जाए। फिर भी केपीएस गिल कहते हैं, मैं डीजी सीआरपीएफ हूं, मेरा क्षेत्राधिकार पूरा भारत है और जब पंजाब में सीआरपीएफ तैनात है तो मैं वहां जाकर ऑपरेशन कर सकता हूं, आतंकियों से लोहा ले सकता हूं। लेकिन इसके लिए आपको कैबिनेट सेक्रेटरी और सेंट्रल होम सेक्रेटरी को कहना होगा कि आप पंजाब को सूचित करें, पंजाब में जितने भी पुलिस पदाधिकारी हैं और जितने शासन के दूसरे अधिकारी हैं, कि पंजाब के ऑपरेशंस को डीजी सीआरपीएफ रहते हुए केपीएस गिल ही कमांड करेंगे। तो प्रधानमंत्री चंद्रशेखर इस संबंध में, देखिए राजनीति क्या होती है, वे सहमत तो हो जाते हैं लेकिन वो कोई रिटन ऑर्डर जारी नहीं करते हैं। वे कहते हैं जाकर मिलिए आप सेंट्रल होम सेक्रेटरी से और कैबिनेट सेक्रेटरी से। केपीएस गिल दिल्ली में जाते हैं, दोनों से मुलाकात करते हैं, देश के दोनों टॉप ब्यूरोक्रेट से। वे कहते हैं प्रधानमंत्री का आदेश तो मौखिक है, मैं कैसे लिखित आदेश पारित कर दूं। तो जैसा प्रधानमंत्री का मौखिक आदेश आता है वैसा ही आदेश वे पंजाब को मौखिक रूप में ही कहते हैं कि केपीएस गिल जा रहे हैं, वे ऑपरेशन करेंगे और उन्हें सब रिपोर्ट करेंगे। केपीएस गिल कहते हैं, मैं समझ नहीं पा रहा था क्या करूं, लेकिन पंजाब मेरी कमजोरी थी, पंजाब मेरी मातृभूमि भी है। मैं पंजाब गया और मैंने पंजाब जाते ही महसूस किया कि मेरे वहां पहुंचने से उन पुलिस पदाधिकारियों को जिन्होंने पंजाब पुलिस के मोराल को फिर से डाउन कर दिया था, लकवाग्रस्त कर दिया था, मृत्युशैया पर पहुंचा दिया था, वे बहुत परेशान हो गए। पंजाब में मेरे लैंड करते ही राजनीति शुरू हो गई। मुझे निराशा हुई कि आखिर ये लोग पंजाब को क्या सचमुच खालिस्तान बना देना चाहते हैं। वे राजनेता जो आतंकियों से सॉफ्ट थे वे भी लग गए पीछे में कि आखिर केपीएस गिल क्यों आए। तो केपीएस गिल कहते हैं, मैं पंजाब जरूर पहुंच गया था, मैं ऑपरेशन चलाना चाहता था, विषम स्थितियों से फिर से पंजाब को बाहर निकालना चाहता था, आतंकियों को मुंहतोड़ जवाब देना चाहता था, गोली का जवाब गोली ही था। लेकिन मुझे लगा कि जैसा मुझे प्रधानमंत्री ने कहा और जैसा केंद्रीय गृह सचिव और कैबिनेट सेक्रेटरी ने कहा, वैसा समर्थन तो यहां मिल नहीं रहा है। तो मैं 1 2 बार 4 बार गया और मुझे यह महसूस हो गया कि इस कदर पंजाब में ऑपरेशंस नहीं चलाए जा सकते। जब आपके साथ पंजाब पुलिस नहीं होगी, पंजाब पुलिस को इंस्ट्रक्शंस दूसरे देंगे, तो मैंने 2-4 टूर्स के बाद ही तय कर लिया कि अब पंजाब मुझे नहीं जाना है।
जिसे जो करना है वो करें। तो खैर चंद्रशेखर ने भी फिर दोबारा नहीं कहा। केपीएस गिल पंजाब के लिए क्या थे, और जब वे डीजी सीआरपीएफ की हैसियत से वहां ऑपरेशन करने के लिए पहुंचे थे तो पंजाब पुलिस के जो प्राधिकारी और जवान उनसे मिल रहे थे, जिन्होंने केपीएस गिल के नेतृत्व में पंजाब में आतंकियों से लोहा लिया था। इस बारे में पंजाब के वेटरन जर्नलिस्ट जेएस पन्नू ने विस्तार से लिखा है। वे कहते हैं केपीएस गिल आए थे डीजी सीआरपीएफ की हैसियत से तरन तारण। जो डीजीपी थे उन्हें तो बम ब्लास्ट में घायल किया जा चुका था, उनके डॉक्टर बेटे को गोली मारी जा चुकी थी, डीजीपी बेड रिडन थे। तो जब केपीएस गिल पहुंचे तो उन्हें पंजाब पुलिस के वे बहादुर जवान और प्राधिकारी जो आतंकियों से लड़ रहे थे, उन्होंने केपीएस गिल को घेर लिया और कहा कि सर आपने ये क्या किया, आपने मुझे लड़ने के लिए तैयार किया और खुद छोड़कर चले गए। हम सभी डरे हुए हैं। अब हमारे भीतर आतंकियों से लोहा लेने की क्षमता नहीं बची है, क्योंकि हमारा कोई कमांडर नहीं है, हमें कोई लीड करने वाला नहीं है। मुझे लगता है कि मेरी नियति भी कहीं डीजीपी के बेटे साहब की तरह न प्राप्त हो। मतलब जिस तरीके से डीजीपी साहब को बम ब्लास्ट का शिकार बनाया गया, उनके बेटे को गोली मार दी गई, कहीं मेरे साथ भी ऐसा न हो। तो पंजाब के हालात इस तरीके से हो गए थे। जेएस पन्नू कहते हैं उन्होंने अपनी आंखों से देखा केपीएस गिल के पैर पर पंजाब पुलिस के बड़ी संख्या में प्राधिकारी और जवान गिरे पड़े थे। वे रो रहे थे और कह रहे थे आप चले आइए, नहीं तो हम सभी कायरों की तरह मारे जाएंगे। लेकिन केपीएस गिल करते भी क्या? केपीएस गिल तो वे ही कर सकते थे जो सरकार हुक्म करती, क्योंकि वे एक आईपीएस प्राधिकारी थे और सरकार का निर्देश उनके लिए सर्वोपरि था। तो खैर केपीएस गिल, पंजाब की नियति आप समझ रहे हैं पंजाब किस तरीके से बर्बाद हो रहा है। तो केपीएस गिल को दिल्ली में ही रखने का निर्णय अब भी चंद्रशेखर की सरकार का बना हुआ था। जो पंजाब की सूरत बिगड़ रही थी, इसकी जानकारी लेने को वहां एक प्राधिकारी भेजने का निर्णय लिया गया और ये प्राधिकारी थे मोहम्मद इजहार आलम। ये भी पंजाब पुलिस के ही डीआईजी थे जब केपीएस गिल वहां डीसीपी थे। लेकिन जब केपीएस गिल को पंजाब से हटाया जा रहा था, तब मोहम्मद इजहार आलम की पोस्टिंग भी कश्मीर में कर दी गई थी। तो देखिए केपीएस गिल के साथ काम करने वाले कई आईपीएस हटाए जा चुके थे। तो खैर अब इजहार आलम को कहा गया, दिल्ली से बॉसेज ने कहा कि आप पंजाब जाइए और वहां की स्थिति पर एक रिपोर्ट तैयार कीजिए। तो इजहार आलम पंजाब पहुंचे। उन्होंने देखा और समझा कि आतंकियों का हौसला बहुत बढ़ा हुआ है। आतंकी जो चाहे कर सकते हैं, पुलिस जो चाहे नहीं कर सकती है। तो उन्होंने पंजाब का अपना रूट प्लान तय किया। वे चंडीगढ़ पहुंचे और उन्होंने यह तय किया कि वे कार से चंडीगढ़ से बाया अमृतसर, बाया लुधियाना, बाया जालंधर पहुंचेंगे। तो इजहार आलम को मैं पढ़ता हूं, मैं जब कहानी पढ़ रहा था और जब मेरी रिसर्च टीम काम कर रही थी, तो इजहार आलम कहते हैं मैं चंडीगढ़ पहुंचा, मेरे साथ एक गनमैन था, मेरी गाड़ी थी, ड्राइवर था, मैं भी वर्दी में था। लेकिन मुझे एस्कॉर्ट करने के लिए जिस एस्कॉर्ट पार्टी को आना था वह क्यों नहीं आई, मुझे खुद पता नहीं चला। कारण कुछ और बताया गया, तह में कुछ और बात थी। खैर हमने ये सोचा कि चलो चलते हैं, देखते हैं पंजाब है कहां, पंजाब की स्थिति है क्या। तो वे कहते हैं कि मैं चंडीगढ़ से निकल पड़ा। मिडवे में, चंडीगढ़ से अमृतसर के मिडवे में, चंडीगढ़ से लुधियाना के मिडवे में एक जगह है समरला, वहां उनकी गाड़ी खराब हो गई, मतलब कार खराब हो गई और बाद में कार में आग भी लग गई। तो जब कार खराब हो गई तो ये किसी तरीके से मोहम्मद इजहार आलम साहब बचे, डीआईजी साहब, उनके साथ उनका गनमैन और ड्राइवर, सभी वर्दी में। शाम का 5 बज रहा होगा। अब पंजाब में सड़कों की स्थिति क्या रह गई थी, इस बात को समझिए। सुनसान सड़क पर मिडवे में डीआईजी पंजाब मोहम्मद इजहार आलम खड़े हैं। सड़क पर कोई नहीं है, शाम के 5 बजे। खेत में किसान नहीं है और कोई सड़क पर मूवमेंट भी नहीं है, किसी का आना जाना नहीं है।
हालात फिर से वैसे ही हो गए थे जैसा केपीएस गिल के सुधार वाले निर्णयों के पहले था, मतलब 3 बजे के बाद सभी घर में बंद। तो अब परेशान वो जमाना मोबाइल का तो था नहीं। ये मोहम्मद इजहार आलम इंतजार कर रहे हैं कि कोई गाड़ी आएगी, कोई राहगीर आएगा जिससे कोई रास्ता निकलेगा। तो इजहार आलम को डर भी सता रहा था, क्योंकि दौर चल रहा था कि आतंकी जहां कहीं वर्दी में पुलिस वालों को देखते और जहां मौका मिलता वे उन्हें गोलियों से भून देते। तो इस बात का भय भी मोहम्मद इजहार आलम के मन के भीतर। मोहम्मद इजहार आलम कहते हैं अपनी कहानी में, कोई 1 घंटे बाद सड़क पर ही हम लोग थे परेशान अवस्था में। एक एसएसपी साहब अपनी ऑफिशियल कार से, साथ में सिक्योरिटी वाली कार भी, सामने से आते दिखे। गाड़ी तेज थी। मैं और मेरा गनमैन दोनों वर्दी में बीच सड़क पर खड़ा हो गया, सिग्नल दिया। उन्होंने शायद मुझे दूर से देखा भी। मैं पंजाब पुलिस का ही मूल डीआईजी था, शायद पहचाना भी होगा। लेकिन एसएसपी साहब और उनकी सिक्योरिटी कार मुझे देखने के बाद भी नहीं रुकी, क्योंकि शायद उनके मन में अंदेशा होगा कि आतंकियों ने मोहम्मद इजहार आलम को कैप्चर कर लिया है और इसके बाद वे किसी पुलिस पार्टी पर बड़े हमले की तैयारी में हैं। तो इतना भय, इतना खौफ। कहते हैं मोहम्मद इजहार आलम, चलिए एसएसपी साहब चले गए। परेशानी। कुछ देर बाद हमने देखा कि एक डीआईजी साहब का कारकेट जा रहा है। फिर से हम खड़े हो गए उम्मीद की आस में। यह कारकेट था, इसमें ज्यादा पुलिस वाले थे, AK-47 और LMG लिए हुए लोग। हमने और हमारे गनमैन ने, वर्दी में हैं हमने रुकने का इशारा किया, हमने मदद मांगी, लेकिन डीआईजी साहब की कार भी नहीं रुकी, वह भी चली गई। तो आप समझ लीजिए कि पंजाब में हाल क्या हो गया था कि एक डीआईजी को मदद करने के लिए जो सड़क पर गाड़ी खराब होने के कारण अकेला खड़ा है, उसे देखकर भी एसएसपी और दूसरे डीआईजी नहीं रुक रहे हैं। तो यह स्थिति समझ लिया मोहम्मद इजहार आलम ने कि ये तो ठीक नहीं है, पंजाब बहुत बुरे दौर में है। तो कहते हैं मोहम्मद इजहार आलम कि मैंने अपनी रिपोर्ट तैयार की। मैं उस रात किसी तरीके से अपने डेस्टिनेशन पर, कह सकते हैं कि भगवान की मदद से ही सुरक्षित पहुंचा था। किसी ने मदद तो पहुंचाई नहीं थी। तो जब उन्होंने यह सब देख लिया तो उन्होंने दिल्ली को बताने का निर्णय किया। दिल्ली के बॉसेस को जानकारी दी, रिपोर्ट भेजी और रिपोर्ट में साफ तौर पर कहा कि पंजाब पुलिस जो आज है और जिस तरीके से उसे लीड किया जा रहा है, अब उसके भीतर कोई मोराल नहीं बचा है। वे आतंकियों से निपटने की स्थिति में नहीं है, लड़ने की स्थिति में नहीं है। वे बहुत ही निरुत्साहित हैं, हतोत्साहित हैं और अपने को पराजित मान रहे हैं, क्योंकि पंजाब पुलिस के लड़ाकों का यह मानना है कि उन्हें कोई लीड करने वाला है ही नहीं। और जो उनका डीजीपी है वो तो बेडरिडन है, बिस्तर से उठ ही नहीं सकते हैं। आतंकियों का दिया हुआ दर्द उनके भीतर 24 घंटे हैं। वे मन से भयभीत हैं, बेटे को उन्होंने खोया है। तो जब डीजीपी पंजाब पुलिस का मुखिया ही बाहर नहीं निकल रहा है, तो फिर जो दूसरे सबऑर्डिनेट्स हैं वे और भी डर गए हैं, वे भी बाहर निकलने की हिम्मत नहीं कर रहे हैं। तो पंजाब ने परिवर्तन दिखा कि जब केपीएस गिल पंजाब के डीजीपी बने थे तो वे महीने में 25 दिन तक पंजाब की यात्राएं करते थे, हेलीकॉप्टर लेकर पहुंच जाते थे। कहां पहुंचेंगे, कैसे पहुंचेंगे, और तो और छोड़िए, वे जवानों के साथ खड़े होकर आतंकियों से मुठभेड़ में शामिल हो जाया करते थे, LMG से गोलियां चलाते थे। उन्होंने आतंकियों से लड़ने के लिए पंजाब पुलिस को मजबूत करने के लिए बुलेट प्रूफ कार, बुलेट प्रूफ ट्रैक्टर, तमाम मोबाइल वैन, इसका इजाद किया था, मोबाइल मोर्चा। तो अब ये पंजाब पुलिस जो है हारी हुई पुलिस है, और इस हारी हुई पुलिस से आप आतंकियों से लोहा लेने की बात नहीं सोच सकते हैं। तो मोहम्मद इजहार आलम की इस रिपोर्ट ने केंद्र को चौंकाया। लेकिन देखिए 1991 की बात है, चंद्रशेखर भी जानते थे कि मेरी सरकार बहुत दिनों की सरकार नहीं है।
वह कोई फैसला लेने की स्थिति में नहीं थे। देश में फिर से मध्यावधि चुनाव का माहौल बन रहा था और चुनाव संपन्न होता इसके पहले ही देश के पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के बेटे कांग्रेस के अध्यक्ष राजीव गांधी की हत्या लिट्टे के आतंकियों ने ह्यूमन बॉम्ब से कर दी। इसके बाद तो पूरा देश ही कांप गया और समझ में आया कि देखिए आतंक अब कहां कहां, जम्मू कश्मीर, पंजाब, तमिलनाडु, सभी जगह आतंकी जो हैं अपना घर बनाए जा रहे हैं और हमारी पुलिस, हमारी सरकार उनसे लड़ नहीं रही है। खैर, तो केपीएस गिल डीजी सीआरपीएफ ही थे, अभी दिल्ली में ही थे। देश में सरकार बदली, राजीव गांधी की हत्या का असर यह हुआ कि कांग्रेस की सरकार बन गई। पीवी नरसिम्हा राव देश के प्रधानमंत्री बने 21 जून 1991 को और फिर यह तय हुआ कि फरवरी 1992 में पंजाब विधानसभा का चुनाव भी कराया जाए। तो देखिए, जब केंद्र ने तय कर लिया कि पंजाब विधानसभा का चुनाव कराना है तो पंजाब के जो हालात थे उन हालात में तो पंजाब में चुनाव हो नहीं सकते थे। चुनाव क्या होता, सिर्फ खून बहता, क्योंकि आतंकी जहां मर्जी रोज सुबह शाम दोपहर रात गोलियां चला रहे थे, उन्हें रोकने वाला कोई नहीं था। तो पीवी नरसिम्हा राव ने जब शपथ ली, पंजाब की स्थिति पर समीक्षा की गई तो उन्होंने डायरेक्टर इंटेलिजेंस ब्यूरो मिस्टर नारायणन से बात की। नारायणन ने कहा, वे अनुभवी थे, देखिए पंजाब को सिर्फ एक ही व्यक्ति संभाल सकता है और उस व्यक्ति का नाम है केपीएस गिल। लेकिन यह सच है कि केपीएस गिल के साथ पिछली सरकारों ने जो व्यवहार किया है वह बहुत ही खराब है और उस व्यवहार के कारण वे अपने को बहुत ही परेशान मानते हैं। खैर, पीवी नरसिम्हा राव ने कहा मिस्टर नारायणन को कि आप मिस्टर केपीएस गिल से बात कीजिए, उन्हें समझाइए कि आपको पंजाब जाना होगा, पंजाब में चुनाव कराना है, पंजाब में आतंकवाद का समापन भी करना है, इसलिए इस यज्ञ में आपका योगदान बहुत ही आवश्यक है। तो देखिए, केपीएस गिल कहते हैं कि डायरेक्टर इंटेलिजेंस ब्यूरो मिस्टर नारायणन ने मुझसे बात करी। उन्होंने मुझे कहा कि आपको पंजाब चलना है, प्रधानमंत्री की इच्छा है, लेकिन हमने साफ तौर पर मना कर दिया। मैंने कहा पंजाब जाने की बिल्कुल मेरी इच्छा अब नहीं रह गई है। मैं डीजी सीआरपीएफ में कंफर्टेबल हूं। मेरा जो क्षेत्राधिकार है संपूर्ण भारत है और देखिए उम्र के इस पड़ाव पर, नौकरी के इस पड़ाव पर जहां तक मैं पहुंचा हूं, अब तक मेरे पास रहने को एक मकान भी नहीं है। तो मैं इन दायित्वों को भी थोड़ा पूरा करना चाहता हूं, इसलिए पंजाब मुझे न भेजने का फैसला करें। और पंजाब भेजकर करेंगे क्या? पंजाब के जो मेरे अनुभव रहे हैं पिछली सरकारों में, वह बहुत ही करवा रहा है। मुझे एक जनरल ट्रीटमेंट दिया गया, लेकिन केपीएस गिल जनरल ट्रीटमेंट के लिए नहीं बना है। वह हमेशा कठिन परिस्थितियों में काम करता है, इसीलिए एक्स्ट्रा डिजर्व करता है, स्पेशल डिजर्व करता है। लेकिन मैं जब पंजाब में काम कर रहा था तो हमारे पूर्ववर्ती डीजीपी रिबेरो व अन्य पुलिस पदाधिकारियों ने जिस तरीके से असहयोग किया और उसके पीछे राजनेताओं का जो इरादा रहा, वह मुझे परेशान करता है। तो केपीएस गिल तैयार नहीं हुए पंजाब जाने को। उन्होंने साफ साफ नारायणन को कहा और नारायणन ने इस बात की इत्तला प्रधानमंत्री पीवी नरसिम्हा राव को कर दी। लेकिन पीवी नरसिम्हा राव ने कहा कि जब निदान गिल ही हैं तो हमें तो उन्हें भेजना ही पड़ेगा और जो सम्मान के हकदार हैं उन्हें सम्मान भी देना होगा। तो नारायणन को कहा गया, जो डायरेक्टर इंटेलिजेंस ब्यूरो थे, कि आप केपीएस गिल के साथ मेरी मुलाकात कराइए। यह मुलाकात तय हो गई। केपीएस गिल को पीवी नरसिम्हा राव का कॉल जाता है, वे मिलने हो जाते हैं। लेकिन इसके बाद क्या होता है यह बताएंगे आपको हम खबरों के पीछे के एपिसोड नंबर 394 में, जो केपीएस गिल श्रृंखला की स्टोरी नंबर 35 होगी। तो आप देखते रहिए खबरों के पीछे को। और चलते चलते यदि अब तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल खबरों के पीछे को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लीजिएगा। और यदि इस वीडियो को आप फेसबुक पेज के माध्यम से देख रहे हैं, पेज को लाइक कीजिएगा। एक और अनुरोध कि यदि आप मुझसे कोई कहानी सुनना चाहते हैं, मुझे कोई कहानी बताना चाहते हैं, कोई भूल सुधार चाहते हैं या कोई संशोधन चाहते हैं, तो आप हमें gyaneswarlive@gmail.com पर मेल कर सकते हैं। बस इसका ख्याल रखिएगा कि यदि कोई विशेष कहानी सुनाने बताने को कह रहे हैं तो उस कहानी की
तारीख मतलब बादात की तारीख, साल, स्थान का आपको पता है तो हमें जरूर बताइए। हम अपनी डायरी के पन्नों में उस कहानी को तलाशेंगे। यदि कहानी डायरी के पन्ने में नहीं मिली तो रिसर्च टीम को कहेंगे। मेल करते वक्त आप अपना नंबर भी जरूर लिखकर भेजिए। जरूरत होने पर हम आपसे संपर्क करेंगे। आपकी पहचान को हम तब तक गोपनीय रखते हैं जब तक आपसे अनुमति न प्राप्त कर ले। तो आज के लिए इतना ही। याद रखिए कि एपीएस गिल की श्रृंखला खत्म होगी, बिहार की कहानियां शुरू होगी। बिहार की कौन कौन सी कहानियां दर्शकों ने सुनाने को कहा है यह सब मुझे याद है। तो आज दीजिए इजाजत, मिलते हैं कल रात 9 बजे। बहुत बहुत धन्यवाद।